चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्वोदय परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए, देखा जाए, हमने पिछले क्लास में हमने बात किया था, चट्टान पढ़ाया था और मिट्टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कल हमने पढ़ाया था लिख लिख के, आज हम लोग क्या करेंगे, इसको पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो आपका मिट्टी टॉपिक है, इसको आज हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट किया जाए। आपके सेल चट्टान को हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके आगे की बढ़ते हैं। चल, तो हमने कल बताया था क्या, सेल चट्टान। हमने कल बताया था क्या, सेल चट्टान। तो देखिए, परिभाषा बात किया जाए, परिभाषा की बात किया जाए, देखिएगा परिभाषा, पृथ्वी की सतह चट्टानों से बनी होती है। बिल्कुल सही, पृथ्वी की जो सतह होती है चट्टानों से बनी होती है। चट्टानें ठोस और अलग अलग रंग के और आकार के होती हैं। चट्टानें अलग अलग रंग रूप आकार की होती हैं। और चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, हमने बताया था। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो यही दिया है आपकी आग्नेय चट्टान, फिर अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय चट्टान को बोलते हैं क्या, प्राथमिक चट्टान। और अवसादी को चट्टान बोलते हैं क्या, द्वितीयक चट्टान। द्वितीयक चट्टान, द्वितीयक चट्टान। और आप बात करते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। हम लोग इसको आगे समझते हैं, आग्नेय चट्टान के बारे में समझते हैं। तो चलिए, देखा जाए आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, देखिएगा, आग्नेय चट्टान, इसे प्राथमिक चट्टान, धातु चट्टान, खनिज चट्टान भी कहते हैं। ठीक, कल हमने बात किया था। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से, मतलब जो लावा है ना, उससे होता है। मैग्मा के ठंडा होने से होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम इस चट्टान की क्या हुआ, इस चट्टानों का निर्माण हुआ। सबसे पहले इस चट्टान का निर्माण हुआ था जब पृथ्वी उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए इसे बोलते हैं क्या, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, प्राथमिक चट्टान। इसलिए किसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक या कह सकते हैं आरंभिक चट्टान। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इस चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, परतें नहीं पाई जाती। कल हमने बात किया था, इसमें न जीवाश्म न परत पाई जाती है। बाकी 2 चट्टानों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से ही है। इसलिए इसे बोलते हैं क्या, इसलिए नहीं बोलते हैं क्या, प्राथमिक चट्टान। कौन कौन से चट्टान है, हमने बताया था, एक अवसादी चट्टान और एक रूपांतरित और कायांतरित जो चट्टान है, उसी का से निर्माण हुआ है। ठीक, चलिए, अब हम लोग आज आगे की बात करते हैं। चलिए, हाँ, तो देखिएगा, बाकी 2 चट्टानों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। इन्हीं चट्टानों से हुआ, इसलिए बोलते हैं क्या, इसे प्राथमिक चट्टान। इसलिए नहीं बोलते हैं क्या, प्राथमिक चट्टान। चलिए, देखिएगा, ज्यादातर जो चट्टानें होती हैं, जो ज्यादातर चट्टानें होती, 90 से 95% यही चट्टान पाई जाती हैं। इन चट्टानों से खनिज और धातु प्राप्त होते हैं। देखिएगा, इन चट्टानों से क्या होते हैं, धातु और खनिज प्राप्त होते हैं। जैसे क्या, जैसे आपके प्लेटिनियम हो गया, सोना चांदी जो भी है आपका, इसी चट्टान से प्राप्त होती हैं। इसलिए इन्हें बोलते हैं खनिज धातु प्राप्त होता है। इसलिए इन्हें बोलते हैं क्या, खनिज चट्टान या धातु चट्टान भी कहते हैं। अब इन चट्टानों को देखिएगा, फिर बात किया जाए, तो देखिएगा, अब बात करते हैं जो आपके जो चट्टान है, ये चट्टान 2 रंग के होते हैं। ये चट्टान 2 रंग के होते हैं, काला रंग के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। जो काला रंग के होते हैं, इसे बोलते हैं क्या, बेसाल चट्टान। बेसाल चट्टान दिखने में कैसा होता है, काले रंग का। जो ग्रेनाइट चट्टान है, इसका रंग कैसा होता है, ग्रे कलर का। इसे बोलते हैं क्या, ग्रेनाइट चट्टान। सबसे मजबूत चट्टान अगर पूछा जाएगा, बेसाल चट्टान। और बेसाल जो चट्टान है, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग छत की जो ढलैया होती है,
पट्टियां रखी जाती हैं, ये इसी चट्टान का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब अगला बात करते हैं आपके क्या अवसादी चट्टान। देखिएगा अवसादी चट्टान बोलते हैं क्या द्वितीयक चट्टान या जीवाश्म चट्टान, परतदार चट्टान, तलछट्टी चट्टान या ईंधन चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। हमने कल बताया था ये जो आग्नेय चट्टान होते हैं, जब आग्नेय चट्टान क्या होता है चटक जाते हैं, मतलब टूट फूट से चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर हवा और जल के माध्यम से क्या करते हैं, एक जगह जाके स्थिर हो जाते हैं। और स्थिर होने के बाद बात समझिएगा, स्थिर होने के बाद उसमें क्या करते हैं, उसमें जीव को फेंक दिया जाता है, जिसके कारण जीव दब जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर कूड़ा फेंकते रहते हैं। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, यह परत जमती चली जाती है, जिससे बोलते हैं क्या परतदार चट्टान भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इस चट्टान में जीवों के अंश पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं क्या जीवाश्म चट्टान बोलते हैं। ठीक, तो चलिए इसके आगे बात करते हैं आपको। चलिए तो देखिएगा माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचकर जमा हो जाते हैं, तब इसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता। तो हमने कल बताया था क्या, जो अवसादी चट्टान होता है उसका निर्माण कैसे होता है, उसका जो निर्माण होता है आग्नेय चट्टान के चटक से टूट फूट से और जल हवा के माध्यम से क्या कहते हैं एक जगह जाके स्थिर हो जाते हैं। और स्थिर होने के बाद क्या होता है, स्थिर होने के बाद यह आगे चल के क्या करते हैं, आगे चल के यही इसमें जीव को फेंक दिया जाता है, जिसके कारण परत जम जाती है, इसे परतदार चट्टान कहते हैं। इस चट्टान में जीवों के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं क्या जीवाश्म चट्टान। जीवों के अंश पाए जाते हैं इसलिए जीवाश्म होता है। तो एग्जाम में पूछता है वह कौन सा चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, वह है आपका क्या, वह है आपका अवसादी चट्टान। क्या है आपका अवसादी चट्टान। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। इन चट्टानों से ईंधन की प्राप्ति होती है, जैसे क्या ईंधन, कोयला मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है आदि ईंधन की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए इस चट्टान को बोलते हैं क्या, ईंधन चट्टान के नाम से भी बोलते हैं। ये चट्टानें परतदार होती है, हमने बताया था क्या उसमें परतें पाई जाती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं क्या परतदार चट्टान, इसलिए परतदार चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों का निर्माण प्राथमिक चट्टानों से हुआ है। देखिएगा इन चट्टानों का प्राथमिक चट्टानों से हुआ है, इसलिए इसे और जो इसका निर्माण तलछट्टी से हुआ है, इसके तल के छटने से हुआ, इसलिए बोलते हैं क्या तलछट्टी चट्टान। और इसलिए बोलते हैं क्या तलछट्टी चट्टान भी बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आया नहीं। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए तो देखिएगा हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल क्या है, जैसे चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है और चाक है और डोलोमाइट है। ये सब किसके उदाहरण हैं, ये आपसे कह सकते हैं आपके उदाहरण हैं आपके अवसादी चट्टान। ठीक है, अब बात करते हैं कायांतरित या रूपांतरित। हमने बताया ना अगर कोई जीव है वह जीव, बात समझिएगा, अगर कोई जीव है, अगर उस पर क्या किया जाए, उस पर ताप दिया जाए, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया जाए और दाब दिया जाए, तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाए, उसके काया में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, रूपांतरित चट्टान। तो जो चट्टानें होती है उसमें क्या है, उस पर दाब दिया जाता है और टेम्परेचर दिया जाता है, जिसके उसके रूप में उसके काया में परिवर्तन हो जाता है, उसे बोलते हैं क्या, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक है, तो समझिएगा जब ताप और दाब के कारण आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तन होता है, तब कायांतरित चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये चट्टानें बहुत ही कठोर होती है। प्रश्न बनता है क्या है, प्रश्न ये बनता है, बताइए सबसे मजबूत चट्टान कौन होता है, सबसे मजबूत चट्टान कौन सा होता है। हमने बताया 3 चट्टानें होती है, एक आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित। सबसे मजबूत होता है क्या, कायांतरित चट्टान। क्यों, क्योंकि जो आग्नेय चट्टान है उस आग्नेय चट्टान को भी दबाकर और टेम्परेचर देकर इस चट्टान का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, सबसे मजबूत चट्टान के रूप में कायांतरित या रूपांतरित चट्टान को माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आग्नेय चट्टान के कायांतरित रूप। जैसे बेसाल्ट था, वह बेसाल्ट को ताप और टेम्परेचर दिए तो किसमें बदल गया, सिस्ट में बदल गया, सिस्ट।
सिस्ट, सिस्ट में बदल गया। ठीक, जो ग्रेनाइट चट्टान है इसको क्या क्या आपके टेम्परेचर दिए तो किस में बदल गया, नीस में बदल गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अवसादी चट्टान। चलिए हम बात करते हैं चूना पत्थर। हमने बताया था चूना पत्थर ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, ये सब अवसादी चट्टान है और ये आपका क्या कायांतरित रूप है, उसका कायांतरित रूप है। ठीक, तो देखिएगा जो चूना पत्थर उसको टेम्परेचर दिए तो किसमें, संगमरमर में बदल गया। बलुआ पत्थर को क्या किया, टेम्परेचर दिए क्वार्टरजाइट में बदल गया। कोयला को क्या काम के टेम्परेचर दिए हीरा और ग्रेफाइट में बदल गया, ग्रेफाइट और हीरा में बदल गया। तो बात समझ में आया नहीं। चलिए अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। अब देखिए चट्टान हम देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मिट्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं। चलिए एक चीज आपको और बता दें, जो आपको वीडियो में पढ़ाया जा रहा है इसका जो पीडीएफ है आपके लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप इसको आसानी से डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। ये सारा पीडीएफ आपके जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग इसको डाउनलोडिंग करके इसको देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आप लोग सिर्फ समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा चट्टानों के महत्व की बात करते हैं। चट्टानों के महत्व की बात करते हैं तो देखिएगा चट्टानों के महत्व की बात करते हैं। चट्टानों का उपयोग जो हम लोग करते हैं, इमारत में करते हैं, सड़क में करते हैं, घर बनाने आदि बनाने में किया जाता है। ताजमहल जो है यह संगमरमर से बना है, ताजमहल जो है संगमरमर से बना हुआ है। और जो आगरा का जो लाल किला है, यह लाल किला कह सकते हैं बलुआ पत्थर से मिलकर बना है। ठीक है, ग्रेनाइट का उपयोग छत के ढलानों में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, छत के ढलानों में मसाला पीसने वाले जो पत्थर आते हैं ना, जिसे बोलते हैं सिलबट्टा, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने चट्टाने जो आपको कल पढ़ाया था, हमने पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया होगा, हमको शायद आपको कंफर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल और मिट्टी की बात करते हैं। तो चलिए देखा जाए सॉइल और मिट्टी। चलिए सॉइल मिट्टी, सबसे पहले बात करते, कल हमने बताया था मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी। तो देखिएगा एक चीज बता देते हैं आपको, जब भी लॉजी आए तो उसका अर्थ होता है क्या, अध्ययन। उसका अर्थ क्या होता है, अध्ययन। जैसे देखिएगा किडनी के अध्ययन को बोलते हैं क्या, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो मतलब क्या, नेफ्रॉन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, किडनी। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। तो लंबी बात किया जाए, लॉजी शब्द आया तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है क्या बोलते हैं, मृदा निर्माण की प्रक्रिया बोलते हैं क्या, पीडोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस। अब फिर बात करते हैं, बात करते हैं जो आपके ये मृदा है, बात समझिएगा।
मृदा के संगठन, मृदा बना किसका होता है? 45% खनिज का, 25% जल का और 5% मृत कार्बनिक पदार्थ का, 25% वायु का। सबसे ज्यादा मृदा में क्या है? सबसे ज्यादा मृदा में खनिज है, इसलिए मृदा कह सकते हैं खनिजों की मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं क्या? खनिजों का स्रोत क्या है? खनिजों का स्रोत क्या है? खनिजों का स्रोत है आपका क्या? मृदा। ठीक है, फिर बात करते हैं मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? मृदा में आपके बता सकते हैं कौन कौन से कण पाए जाते हैं? मृदा में आपके 4 कण पाए जाते हैं। एक पाया जाता है क्ले पाया जाता है प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे सिल्ट पाया जाता है, तीसरे स्थान पे सैंड पाया जाता है और चौथे स्थान पे पाया जाता है ग्रेवल। ग्रेवल क्या? ग्रेवल। ठीक, तो देखिएगा जो क्ले है इसे चिकनी मृदा या चिकनी मृदा कहते हैं, या कह सकते हैं चिकने कण कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या? मृतिका। इसे बोलते हैं क्या? मृतिका। ठीक, सिल्ट को बोलते हैं क्या? गाद मृदा। और सैंड को बोलते हैं क्या? बालू। और ग्रेवल को बोलते हैं क्या? कंकड़। तो सबसे बड़ा आपने बताया था क्या? सबसे जो बड़ा होता है, वो जो सबसे बड़ा होता है कौन होता है? सबसे बड़ा आपका क्या होता है? ग्रेवल होता है, कंकड़ होता है। सबसे छोटा मृदा में क्या क्या होता है? क्ले होता है। ठीक है, क्ले होता है। चलिए इसके फिर आगे बात करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं ह्यूमस क्या होता है। हमने बताया था क्या? पेड़ पौधे की मृत होने के बाद, पेड़ पौधे की मृत्यु होने के बाद अपघटक जीव अपघटन की क्रिया के द्वारा, अपघटन की क्रिया के द्वारा उनमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस गाढ़े भूरे काले रंग का होता है। तो हर मिट्टियों में अलग अलग क्या होते हैं? ह्यूमस की मात्रा होती है। ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, मतलब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उसमें क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा अब हम लोग बात करते हैं जो मिट्टी है आपका, हम लोग 2 रूप में देखेंगे, एक आईसीआर के रूप में देखेंगे, एक कृषि के उपयोग से देखेंगे। कृषि के उपयोग से देखेंगे तो मिट्टियां आपकी होती हैं क्या? कृषि के उपयोग से मिट्टी होती है क्या? 4 होती है। हमने बताया था क्या? जला, काले, जला, काले। तो देखिएगा जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक एक करके देख लिया जाए इसको बारे में। अब बात करते हैं आपके क्या? आईसीआर, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ठीक है, और कृषि के उपयोग से जो आपकी मृदा होती है 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती है? जला, काले, मतलब क्या? जलाट नहीं, जलोढ़, जलाट नहीं, जलोढ़। जलोढ़ मृदा इसे बोलते हैं, या कह सकते कछारी या दोमट मृदा बोलते हैं। जला, लाल मृदा, काली मृदा और लेटराइट। सबसे ज्यादा भारत में किस मिट्टी का विस्तार है? सबसे ज्यादा आपके जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, सबसे ज्यादा इसका है, फिर लाल का है, फिर काली का है, फिर लेटराइट का होता है। ठीक, चलिए आते हैं। फिर देखिएगा हम बात करते हैं आईसीआर के अनुसार होते हैं क्या? 8, उसमें से हम लोग 4 देख लिया, और 4 की और बात करते हैं। एक शुष्क होता है, एक लवड़ी होता है, एक पीट मृदा होता है, एक वन मृदा होता है। तो देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, हमको आपके यूपी टेट के हिसाब से, सुपर टेट के हिसाब से सिर्फ 4 पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वह कौन कौन से? हमको जलोढ़ पढ़ना है, लाल पढ़ना है, काली पढ़ना है, लेटराइट। हम इसी मृदा की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की बात किया जाए। चलो हम लोग आगे की बात किया जाए।
चलिए चलिए देखिएगा जलोढ़ मृदा, क्या जलोढ़ मृदा। तो देखिएगा जलोढ़ मृदा बोलते हैं कछारी या दोमट के नाम से जानते हैं। और जो जलोढ़ मृदा है, यह जलोढ़ मृदा होती है, यह नदियों द्वारा क्या होती है, बहा कर लाई गई मिट्टी होती है। और यह मिट्टी में इस मिट्टी में उर्वरक जो क्षमता होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। और जलोढ़ मृदा ये दो प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ मृदा, एक नई जलोढ़ मृदा। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बोलते हैं क्या, बांगर, उसे क्या बोलते हैं, बांगर। जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, खादर। तो खादर क्या होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, ये नदियों किनारे मिट्टी होती है और नदियां क्या करती है, बहा के लाती है अपने साथ साथ पोषक पदार्थ को भी क्या करते हैं, नदियों तालाबों के माध्यम से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमेशा क्या होता है, हमेशा इसकी परतें बदलती रहती हैं, मतलब हमेशा क्या होता है, हमेशा इसकी मिट्टियां में क्या होता है, खनिज पदार्थ आते रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा क्या कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, एक पाए जाते हैं। तो नदियों के किनारे वाला जो मृदा होती है इसे बोलते हैं क्या, खादर। बाकी जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है इसमें क्या होती है, खनिज की मात्रा कम होती है, एक बार आ गई तो वहीं पे स्थिर बनी होती है, इसलिए क्या होता है, बांगर। ठीक है, बांगर मतलब पुराना। ठीक, चलिए फिर आगे की बात करते हैं। चलिए देखिएगा यह मिट्टी भारत के लगभग 23% भाग पर फैली हुई है। सबसे ज्यादा भारत में इसी मिट्टी का क्या है, इसी मिट्टी का विस्तार। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती, क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। इसलिए इसे खाद की आवश्यकता, खाद मतलब क्या, खाद्य नहीं, खाद मतलब फर्टिलाइजर, उर्वरक। खाद की आवश्यकता नहीं होती है, खाद की आवश्यकता नहीं मतलब खाद की आवश्यकता कम होती है, खाद की आवश्यकता कम होती नहीं मतलब कम होती है। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। यह मिट्टी भारत के पंजाब से लेकर असम तक के विशाल मैदानी भागों तक फैली हुई है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना तत्वों की अधिकता होती है। ठीक है, इस मिट्टी में। तो समझिएगा बात को, यहाँ प्रश्न बनता है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। इसको खाद की कम आवश्यकता होती है और सर्वाधिक इसमें खेती कौन की जाती है, हमने बताया था। सर्वाधिक खेती आपके क्या उपाय की जाती है, गेहूं और आपके चावल की खेती की जाती है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए तो देखिएगा काली मिट्टी इसे बोलते हैं रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी, ब्लैक कार्टन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस मिट्टी का जो निर्माण है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा से होता है। इसलिए इस मिट्टी को लावा मिट्टी की भी कहते हैं। ये मिट्टी बेसाल चट्टानों की टूट है। देखिएगा अब जो बेसाल चट्टान वो आग्नेय चट्टान का ही प्रकार है। और बेसाल चट्टान का जो रंग होता है काला रंग का होता है। जब ये चट्टानें टूटती है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो पूछता है कौन से चट्टान से आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है, वह है आपका बेसाल चट्टान के टूटने से। ठीक है, फिर आप बात करते हैं, इसलिए इसे बेसाल चट्टान मिट्टी भी कहते हैं। मिट्टी का काला रंग, इस मिट्टी का काला रंग, यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काला रंग होगा, क्या हो जाएगा, काला रंग। ठीक, चले काला रंग, इसका जो काला रंग होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड। ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड के कारण होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी क्या कहते हैं। ठीक,
यह मिट्टी बहुत ही महीन कण मृत्तिका से, बताया था ना, क्ले से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? क्ले से मिलकर बना होता है, जिसके कारण इसमें हम पानी सोखने की क्षमता क्या होती? अधिक होती, सबसे ज्यादा। मतलब छोटा छोटा कण होगा, छोटा छोटा कण होगा तो क्या, जब पानी आएगा तो क्या, आर पानी, मतलब यहाँ पे रुका रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, इसमें पानी सोखने की क्षमता क्या होती? सर्वाधिक होती, मतलब पानी इसके अंदर ज्यादा देर तक टिक सकता है। ठीक है, इसलिए यह लंबे समय तक इनमें क्या होती? नमी बनी रहती, लंबे समय तक क्या होती? इसमें नमी बनी रहती, इसलिए इसे बोलते हैं क्या? इसलिए इसे बोलते हैं क्या? गीली मिट्टी। आइए, तो देखिए, काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह मिट्टी जब सूख जाती है तो फट जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। पूछता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सूख जाता है तो यह फट जाती है, इसलिए बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का जो विस्तार है सर्वाधिक आपके कहाँ पे? महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक, केरल में पाया जाता है। अब बात करते हैं, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? हमने काली मिट्टी देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करेंगे आपके लाल मिट्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाल मिट्टी की। चलिए, लाल मिट्टी देखिएगा। लाल मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण कैंत्रित चट्टानों से होता है। मतलब हमने बताया था उसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है, इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण कैंत्रित चट्टानों से होता है, रूपांतरित चट्टानों से होता है, उसके क्षय से, विघटन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है, इस मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी में जल प्रवेश करने पर पीली दिखाई देती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है कौन सी मिट्टी जल में प्रवेश करने पर, मतलब जल जाने पर पीली दिखाई देती है? यही मिट्टी है। इस मिट्टी में उर्वरक विहीन होती है, मतलब ये मिट्टी में उर्वरक नहीं पाई जाती। मतलब उर्वरक विहीन मतलब क्या? बंजर होगी ज्यादा, मतलब कह सकते हैं। अच्छा, जैसे आपका क्या, इसमें हम लोग क्या हो सकता है? इसमें हम लोग कह सकते हैं किसकी उत्पादन कर सकते हैं? इसमें हम लोग कहते हैं जैसे आपके भुट्टे या आप कह सकते हैं मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ठीक है, यह बंजर भूमि के रूप में भी जाना, मतलब उपजाऊ कम है इसलिए बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। ठीक है, इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है, चूने का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे देखिएगा, अगर कोई अम्ल है, अगर जैसे HCl है ना, HCl अम्ल है, अगर इसको तो क्या करते हैं, पानी में घोलेंगे तो H+ देगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर NaOH है, अगर इसको हम लोग जल में घोलेंगे तो यह आपका OH आयन देगा। तो जो H+ आयन दे उसे अम्लीय बोलते हैं, जो OH आयन दे उसे बोलते हैं, जो OH आयन दे, ये माइनस में होगा, जो OH आयन दे उसे बोलते हैं क्या? क्षार। तो देखिएगा, यह मृदा क्या होती? अम्लीय होती है, इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। और तो हम लोग क्या करते हैं, इस मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्षार का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? क्षार का प्रयोग करते हैं। और क्षार हमने बताया क्या? क्षार जैसे अगर किसी में OH लगा है, जैसे देखिएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, MgOH, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार से कहते हैं जिसमें OH लगा हो, मतलब क्षार। तो हम लोग क्या करते हैं? तो देखिएगा, जो चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसमें OH निकल रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, जब अम्लीय मृदा होगा उसमें हम चूना डाल देंगे। तो चूना जैसे ही डालेंगे, चूना क्या है? क्षार। मृदा कैसी थी? अम्लीय, तो उसकी अम्लता क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। वो अम्लता क्या होती है? दूर हो जाती है। अब देखिए, इसे अम्लीय मृदा है इसलिए कहते, बात समझिएगा बात को। जैसे कोई पेड़ पौधा होता है, अगर ज्यादा अम्ल पा जाएगा तो अम्ल नुकसान करता है, पेड़ पौधे की वृद्धि को रोक कर देता है। अब देखिएगा, इस मृदा में अम्लता ज्यादा होने के कारण यह मृदा क्या होती है? उपजाऊ क्षमता इसमें कमजोर होती है, मतलब उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। और जब कह सकते हैं आपके, जब भाई
आपके उर्वरक कम होगा, मतलब अम्लता ज्यादा होगा, तो उसमें उर्वरक शक्ति कमजोर हो जाएगी, कोई भी पौधा लगाएंगे जल्दी उग नहीं पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग चूने का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम में पूछता है अगर कोई मृदा अम्लीय है तो उसको कैसे दूर किया जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है, ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें दिया जाए अम्ल मिलाया जाएगा कि क्षार मिलाया जाएगा कि कह सकते इनमें से कोई नहीं, क्या मिलाया जाएगा, तो उसमें क्षार मिलाया जाएगा। अगर कोई अम्ल है उसमें क्षार मिला देंगे तो वह उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो उसकी अम्लता दूर हो जाएगी। ठीक, चलिए चलिए आगे देखा जाए। उर्वरक विहीन होती है, इसमें बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, इसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए हम चूने का इस्तेमाल किया जाता है। हमने बताया ना, अम्लता है उसको दूर करने के लिए हम चूना मिला देंगे। चूना क्या होता है, क्षार होता है, जैसे क्षार मतलब अम्लता को नष्ट करती है। ठीक, इस मिट्टी का जो विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। इस मिट्टी का जो विस्तार है तमिलनाडु राज्य में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और इस मिट्टी में मोटे अनाजों की सर्वाधिक खेती की जाती है, जैसे बाजरे की खेती की जाती है। किसकी, बाजरे की खेती की जाती है। यह मिट्टी अधिक ताप और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसको एक लाइन समझिएगा, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में समझिएगा, कुछ बताते हैं आपको। चलिए यहां हम बता देते हैं आपको। चलिए बात समझिएगा। ये आपका क्या है, आपका पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब देखिएगा जो भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। अब यह है आपका क्या, उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है। यह आपका क्या, दक्षिणी बिंदु है। यह आपका उत्तरी, यह आपका दक्षिणी बिंदु है। तो उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, तो देखिएगा जैसे ही इस भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाते हैं, 23.5 डिग्री क्या करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। 23.5 डिग्री क्या करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो आपको एक रेखा मिलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एक आपका कह सकते हैं कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। ठीक, और जैसे ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के जस्ट 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या करते हैं, 23.5 डिग्री नीचे की ओर जाते हैं, तो एक रेखा मिलती है जिसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है, मकर रेखा। बात समझिएगा। तो देखिएगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या, इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। बात समझिएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो प्रश्न बनता है उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है यह किन किन रेखाओं के बीच है, यह है आपके क्या, यह आपके कर्क रेखा, यह आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। और देखिएगा ये जो आपके भूमध्य रेखा पे है, भूमध्य रेखा पे क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी होती है यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है। सूर्य की जब रोशनी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, जिसके कारण भूमध्य रेखा पे क्या होता है, भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक क्या होता है, टेम्परेचर होता है, सर्वाधिक ताप पड़ती है। और जहां पे अधिक टेम्परेचर होगा, तो वहां पे क्या, वहां के जो जल होंगे वाष्प बन के उड़ेंगे, मतलब सर्वाधिक क्या होगा, वर्षा भी होगी। सर्वाधिक क्या हो जाएगा, वर्षा होगी। सर्वाधिक क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। तो यहां पर समझिएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पे क्या होगा, सर्वाधिक वर्षा होगी और सर्वाधिक क्या होंगे, ताप, टेम्परेचर अधिक। तो आपका बात किया जाए तो जो भारत की जो स्थिति है ना, भारत की स्थिति की बात किया जाए,
जो भारत की स्थिति है वो भारत की स्थिति इस प्रकार है। ये जो भारत की स्थिति होता है, इसका जो आपका ये पश्चिम वाला भाग, ये वाला एरिया, ये पश्चिमी घाट बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो देखिएगा ये वाला जो एरिया, इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी पश्चिमी घाट में क्या आ जाएगा? जैसे केरल आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। केरल आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? ये भूमध्य रेखा के क्या है? पास है। इस कारण पश्चिमी घाट में सर्वाधिक क्या होती है? सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर पड़ता है। सर्वाधिक क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है और सर्वाधिक टेम्परेचर पड़ता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक तापमान पड़ता है और सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए इतनी बात शायद आपको समझ आई होगी। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। चलिए तो देखिएगा, यह मिट्टी अधिक टेम्परेचर और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिएगा सबसे अधिक टेम्परेचर, सबसे अधिक जो टेम्परेचर होता है कहाँ पड़ता है? हमने बताया क्या? पश्चिमी घाट में। तो पश्चिमी घाट में और कम वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा जैसे आपका बताते हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। और सबसे ज्यादा वर्षा आपकी बता दें, ओवरऑल सबसे ज्यादा वर्षा होती कहाँ पे है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपके केरल, और वहाँ हमने बताया था सबसे ज्यादा और पूरे विश्व में वर्षा होती है आपका क्या? आपका मेघालय। मेघालय के मासिन राम में सर्वाधिक ज्यादा होती है। लेकिन इसके पहले होता था चेरापूंजी, लेकिन अब सबसे ज्यादा वर्षा होती है क्या? मासिन राम मेघालय में। लेकिन वहाँ की बात समझिएगा, वहाँ पे वर्षा होती है लेकिन वहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपके केरल साइड में पड़ता है, पश्चिमी घाट के साइड में पड़ता है। और यहाँ पे सर्वाधिक क्या होती है? सर्वाधिक टेम्परेचर सर्वाधिक पड़ता है और सर्वाधिक होती है वर्षा भी होती है। लेकिन पश्चिमी आपकी वहाँ पे मासिन राम मेघालय में क्या होते हैं? वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ की पहाड़ियाँ हैं कैसी? वहाँ की पहाड़ियाँ हैं कीप के आकार की। आपने देखा होगा, जैसे देखिएगा कीप देखा होगा आपने, इस प्रकार की बने होते हैं कीप। तो ऐसे वहाँ पर क्या होती है? वहाँ की जो पहाड़ियाँ होती हैं नोक जैसे निकलती हैं, तो जो आपके क्या होते हैं? बादल जाते हैं, वहाँ से टकराते हैं और टकराने के बाद क्या होती है? वर्षा होती है। अभी हम लोग इसके बाद मानसून भी देखेंगे और राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियाँ देखेंगे, जो आपके एग्जाम से प्रश्न बनता है। तो हम लोग ऐसे ऐसे टॉपिक उठाएंगे जो आपके डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? मेला नृत्य देखेंगे, जनजातियां देखेंगे। फिर उसके बाद फिर आपका जो भी टॉपिक और बचेगा हम लोग उसकी चर्चा, हाँ उसके बाद हम लोग सम्मेलन देखेंगे, पुरस्कार देखेंगे। तो ऐसे ऐसे टॉपिक हम लोग उठाया जाएगा जो आपको डायरेक्ट प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएगा। इतने अच्छे से विधिवत हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान, मतलब जहां टेम्परेचर भी अधिक हो और वर्षा भी अधिक। हमने बताया क्या? दो जगह देखिएगा, बात समझिएगा, बात समझिएगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमने बताया क्या? केरल राज्य में, और सबसे ज्यादा वर्षा भी होती ओवरऑल। लेकिन मासिन राम मेघालय क्या? पहाड़ियों की कीप के आकार होने के कारण वहां पे वर्षा, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ बात के वह यह मृदा वहां पाई जाएगी, यह मृदा वहां पाई जाएगी जहां अधिक टेम्परेचर पड़ेगा, जहां सर्वाधिक तापमान पड़ेगा और जहां पे क्या होगा? सर्वाधिक वर्षा होगी। इसको ऐसे समझिएगा। हम लोग इसको और भी डीप में देख लेते हैं, एक बार समझा देते हैं आपको। फिर आप बात समझिएगा, यह है आपका क्या? पश्चिमी घाट। यह है आपका क्या? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। तो देखिएगा यह है आपका क्या?
ये है आपका क्या, अरब सागर, अरब सागर, ये क्या है आपका, अरब सागर। तो देखिएगा अरब सागर से क्या होती है, अरब सागर से मानसून चलती है, अरब सागर से क्या चलती है, मानसून चलती है। तो देखिएगा, बात समझिएगा बात को, जब यहां से मानसून चलती है तो पहली बात करते हैं कौन सा मानसून है, इस देखिएगा इसमें दक्षिण है और पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है। और ये मानसून कहां से चलती है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून चलती है ये आपके कह सकते हैं अरब सागर से चलती है। और सबसे पहले किस राज्य में पहुंचती है, सबसे पहले केरल राज्य में पहुंचती है, सबसे पहले केरल पहुंचती है। तो सबसे पहले केरल पहुंचती है। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है, बताइए केरल में मानसून कब पहुंचती है, तो लगभग कह सकते हैं जून के प्रथम सप्ताह, 1 जून को लगभग कह सकते पहुंच जाते, लगभग कह सकते जून के प्रथम सप्ताह तक सबसे पहले मानसून केरल राज्य में पड़ता है। तो देखिएगा केरल राज्य में क्या होता है, सबसे पहले वर्षा होती है, सबसे पहले क्या होता है केरल राज्य में। और कहाँ है ये, आपके पश्चिमी घाट में है। और पश्चिमी घाट में बात करते हैं, यहीं पे बात समझिएगा, यहीं पे क्या है, यहीं पे है आपका क्या, यहीं पे है आपका बहुत इंपॉर्टेंट शांत घाटी, साइलेंट वैली, शांत घाटी, शांत घाटी है, साइलेंट वैली। देखिएगा साइलेंट वैली है, ये कहाँ है, आपके केरल राज्य में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, या किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए, जैव विविधता, जैव, एक मिनट, जैव विविधता, जैव विविधता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो बात समझिएगा, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की जो संख्या होती है, वो संख्या उस क्षेत्र में अगर अधिक है उसे बोलते हैं क्या है, जैव विविधता। जैसे कि कोई क्षेत्र है, वहां पे विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जा रही हैं, वहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उन प्रजातियां किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समस्त जीव जंतुओं की प्रजातियों की विभिन्नताएं या प्रजातियों की संख्या को, अधिकतर प्रजातियों की संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या, जैव विविधता। और जैव विविधता सबसे ज्यादा भारत में, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है, भारत में सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वह आपके केरल राज्य के शांत घाटी में। तो प्रश्न बनता है, बताइए साइलेंट वैली या शांत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। शांत घाटी सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जीवों की प्रजातियां पाई जाती, सर्वाधिक पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती, इसलिए सर्वाधिक शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इतनी बात समझ आया नहीं। तो देखिएगा केरल राज्य में सबसे पहले मानसून पहुंचता है, वो मानसून कौन होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। एक चीज बता देते हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून, ये मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यह जो मानसून होता है, यह मानसून भारत में सबसे ज्यादा वर्षा करता है। लगभग कह सकते हैं 70 से 80% तक वर्षा इसी मानसून से होता है। तो प्रश्न बनता है सबसे ज्यादा किस मानसून से वर्षा होती है, वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। चलता कहां से, दक्षिण पश्चिम मानसून चलता अरब सागर से। और सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है, सबसे पहले केरल राज्य में पहुंचता है। और केरल राज्य में पहुंचने के बाद फिर आपको पहुंचता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से होते हुए ये आपके कोलकाता में जाता है, कोलकाता 10 जून लगभग पहुंच जाता है। और उसके बाद ये पूरे भारत में लगभग क्या करता है, फैल जाता है। और ये इसके बाद और ये जाता है क्या, जैसे ही मेघालय में जाता है, मेघालय के मासिन राम में जाता है, तो वहां की जो पहाड़ियां होती क्या, नोक जैसी निकलती, की प्रकार की होती हैं, जिसके कारण मानसून जाके वहां पहाड़ी से टकराता है और यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा करता है, सर्वाधिक क्या करता है, वर्षा करता है। तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कम है लेकिन वर्षा ज्यादा हो रहा है। और वहां किसके कारण होता है, प्रश्न बनता है, वहां की जो घाटियां, वहां की जो पहाड़ियां कीप के आकार होने के कारण, नोक के होने के कारण वहां पे क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिन राम मेघालय में होती है। और कितना होता है, लगभग औसत हम कह सकते हैं, औसत लगभग 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया नहीं। चलिए, तो सर्वाधिक टेम्परेचर कहाँ, केरल में। और केरल में टेम्परेचर भी अधिक है, केरल में टेम्परेचर भी अधिक है। और यहाँ पे क्या होती है, वर्षा भी अधिक होती है, वर्षा भी क्या होती है, अधिक होती है। चलिए,
शायद इतनी बात समझ में आया होगा। चलिए, लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान, अभी बताया ना, लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है वो केरल में। यह मिट्टी गीली होने पर, यह मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी होती है। खास बात, यह मिट्टी जब गीली हो जाती है तो दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये जैसे ही आपके सूख जाती है मिट्टी, क्या हो जाती है, बहुत ही कठोर हो जाती है, मतलब ईंट की तरह हो जाती है। तो हम कह सकते हैं यह मिट्टी दही की तरह क्या होती है, जब गीली होती है लिपलिपी हो जाती है, लेकिन जैसे सूख जाती है, सूख जाने पे यह ईंट की तरह क्या होती है, कठोर हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो हमने बात किया क्या, हमने बात किया लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी का विस्तार अगर बात किया जाए, लेटराइट मिट्टी पाई कहाँ जाती है, देखिए इसे बता दें, लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक अभी बताया कहाँ सर्वाधिक टेम्परेचर, केरल राज्य में। केरल राज्य में, केरल राज्य में सर्वाधिक क्या होती है, इस मिट्टी का विस्तार होता है। इस मिट्टी का क्या होता है, विस्तार होता है। और बात समझिएगा, और बात समझिएगा, जो केरल राज्य है, केरल राज्य में आपने बता देते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस मिट्टी में क्या, इस मिट्टी में किसकी खेती होती है, इस मिट्टी में आपकी खेती होती है, इस मिट्टी में खेती होती है चाय की, काजू की, ठीक है, चाय काजू इन सब की क्या होती है, खेती होती है। कि सबसे ज्यादा हमने बताया था कि चाय की खेती असम में होती है, लेकिन इस मिट्टी में भी चाय की खेती होती है। तो चाय और काजू की खेती क्या होती है, इसी मिट्टी में होती है। तो इतनी बात समझ में आया नहीं, बताइए समझ में आया तो नहीं? चलिए, तो किस मिट्टी को पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं, बताइए? किस मिट्टी को, लाल मिट्टी। हमने बताया ना, लाल मिट्टी जब गीली हो जाती है तो आपको पीली दिखने लगती है, तो पीली मिट्टी। किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, हमने बताया किसको कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, काली मिट्टी। किसको रेंगुर मिट्टी कहते हैं, इसे बोलते हैं। किससे दोमट मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मृदा को। तो चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। ये हो गया होगा। चलिए, आइए हमें कुछ समझ लिया जाता है। कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां, कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां, यहां से एक प्रश्न बनता है आपके एग्जाम से, एक क्वेश्चन फिक्स है, यहां से एक बनेगा, यहां से क्या होगा, एक प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई 1966 से 1967 के बीच में हुई। अब बात किया जाए हरित क्रांति के जो जनक हैं, हम लोग दो जनक देखेंगे, एक विश्व स्तर पे देखेंगे, भारत के हिसाब से देखेंगे। भारत के जनक कौन है, अब विश्व स्तर पे कौन है? तो भारत के जो जनक हैं, विश्व स्तर की बात किया जा रहा है, भारत में पहले विश्व स्तर की बात किया जाए, विश्व स्तर के अमेरिकी प्रोफेसर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति की जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। और देखिएगा यह क्रांति किससे संबंधित है? यह क्रांति है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन है, जैसे गेहूं और चावल की पैदावार को बढ़ावा देना, ठीक है। तो हरित क्रांति हम लोग जरूर याद करिएगा, जनक जरूर याद करिएगा, भारत के जनक और विश्व के। भारत के कौन? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, और आपके भारत के इसके जो जनक हैं डॉक्टर आपके क्या, एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं श्वेत क्रांति। किसकी? श्वेत क्रांति। चलिए, श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। इसके जो जनक हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इस क्रांति का उद्देश्य भारत के दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर, मतलब दुग्ध उत्पादन को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है, ठीक है।
और उसी प्रकार पीली क्रांति की जो संबंध है इसका 1980 में हुआ, इसका संबंध तिलहन खाद्यान्न के उत्पादन से। तो इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, हो गया होगा, हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। तो देखिएगा नीली क्रांति की शुरुआत 1986 में, और इसके आपके जो हीरा लाल चौधरी अरुण कृष्ण है, मछली के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित? मछली। तो क्या होती है, जो मछलियां होती है वो क्या करती हैं, वो आपके जल में होती है, और जो जल कैसा दिखता है, नीले आकार का होता है, इसलिए कह सकते हैं आपके नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। तो आप प्याज देखेंगे, उसका जो छिलका होता है क्या होता है? गुलाबी रंग का होता है। तो प्याज और आपके झींगा किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति से संबंधित है। अगला है गोल क्रांति। गोल क्या होता है? आलू होते हैं, तो आलू के उत्पादन से गोल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति टमाटर और मांस है। तो अगर मांस और टमाटर देखेंगे लाल दिखता है तो लाल क्रांति से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक। तो जब उर्वरक देखेंगे भूरे रंग का होता है तो उर्वरक से संबंधित है। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? कपास के उत्पादन। किससे? कपास के उत्पादन से। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? कपास के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति बायोडीजल पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। बायोडीजल देखिएगा, जो बायोडीजल है इस पौधे से प्राप्त होता है जिसका नाम है जेट्रोफा। जेट्रोफा पौधे से प्राप्त पूछता है। जेट्रोफा पौधे के जो बीज होते हैं उससे क्या होता है? बायोडीजल का निर्माण होता है। ठीक है। सुनहरी क्रांति क्या? फल के उत्पादन से। जब फल पक जाते हैं तो सुनहरी कलर हो जाता है, सुनहरी उत्पादन संबंधित है। ठीक है। धूसर क्रांति सीमेंट के उत्पादन। तो सीमेंट क्या होता है? धूसर कलर का होता है। ठीक है, धूल जैसे दिखता है, धूसर क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाले का उत्पादन। तो जो मसाला का कलर होता है वो मसाला का कलर बादामी कलर का, उसे मसाले उत्पादन। ठीक है। मूक क्रांति मतलब मोटे अनाजों से बनित है। मूक मतलब मूर्ख। तो जितने मूर्ख लोग होते हैं क्या करते हैं? मोटे अनाज खाते हैं, उसे बोलते हैं क्या? मूक क्रांति। किससे संबंधित है? मोटे अनाजों से संबंधित है। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसके। चलेगा, देखिएगा मुख्य क्रांति अमृत क्रांति। तो देखिएगा अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। तो देखिएगा घर घर में क्या करते हैं? पानी की अगर व्यवस्था करना तो हम लोग क्या करते हैं? नदियों के माध्यम से क्या करते हैं? नदियों के माध्यम से जोड़ के क्या करते हैं? अपने एरिया में क्या करते हैं? पानी लाने का काम करते हैं। तब पानी मतलब होता है क्या? अमृत होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं अमृत क्रांति किससे संबंधित? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति देखे होंगे, इसमें क्या होता है? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और सातों रंग क्या करते हैं? सातों रंग सभी को कंट्रोल करते हैं। और जो सातों रंग मतलब क्या? सभी जितनी भी क्रांतियां होती है, सभी क्रांतियों की निगरानी करने वाला जो क्रांति होता है उसका क्या? इंद्रधनुष क्रांति। तो सभी क्रांतियों की निगरानी करता है कौन सा? इंद्रधनुष क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति केसर के उत्पादन से संबंधित है। और खाकी क्रांति जो संबंधित किससे? चमड़ा के उत्पादन से। चमड़ा के उत्पादन से खाकी क्रांति संबंधित है।
परामनिक जो क्रांति है भिंडी के उत्पादन से, परामनिक क्रांति भिंडी के उत्पादन से होती है। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बांस के उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित सोना क्रांति आपकी बांस के उत्पादन से। तो इतनी बात समझ में आया नहीं? तो चलिए आपका ये जो है आपका टॉपिक था हमने देख लिया। कौन सा आपका? हमने देखा क्या? सेल देखा, मिट्टी देखा, ठीक है, और क्रांतियां देखा। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं क्या? अब हम लोग देखेंगे क्या? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य।